ज़राअटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में माशी सूरत हाल के हवाले से कुछ अच्छी ख़बरें आई हैं। डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर हुई है। आज सारा दिन इस पर बात हुई है, हम भी बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा जो निजकारी का अमल है उसमें PIA का नाम अब हुकूमत की तरफ से आ रहा है कि हुकूमत काफ़ी सीरियस है कि PIA की निजकारी की तरफ जाया जाए। इसमें आगे अमल क्या है इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं कुछ दिफा के मामलात से। आज आपको पता है कि यौम दिफा मनाया गया, हुक्काम ने बयानात दिए, तकारीब हुई, लेकिन आज के दिन भी हमारा जो जवान है जो मुल्क की दफ़ा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है वो आज भी उसने कुर्बानी दी। और ये वाक़या है चित्राल का, जहाँ पे सरहद पार दहशत गर्दों की एक बड़ी तादाद ने आज 2 चेक पोस्टों पर हमला किया। ISPR यानी कि फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक ये जो पेशकदमी थी इसमें उनके पास जदीद हथियार थे, लेकिन उनका मुकाबला किया गया और जवाब में 12 दहशतगर्द जो हैं उनकी जानें गई हैं। तो ये हम जानते हैं कि चित्राल का ये जो इलाका है, शहीद हुए हैं। जी, चार फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। चित्राल का ये इलाका जो है इसकी सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान में नूरिस्तान और कुन्नड़ के सूबों से। यहाँ पर माजी में कम ऐसे वाक़यात हुए हैं जब चित्राल को उन्होंने निशाना बनाया हो। साथ ही आज ये भी खबर आई कि जो तोरखम बॉर्डर है पाक अफ़गान सरहद पर, वहाँ पर भी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके बाद ये बॉर्डर सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इस बॉर्डर की बड़ी अहमियत है। ये पेशावर जलालाबाद के दरमियान लोगों की आमदोरफ्त और फिर जो गुड्स आती जाती हैं, ट्रक्स आते जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अहम क्रॉसिंग है। अच्छा, तो चित्राल में थोड़ी सी मैं इजाफा कर दूँ, कलदम TTP ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है जी। और ISPR का कहना है कि इस अटैक के बारे में रियल टाइम में जो अबूरी अफगान हुकूमत है उससे मालूमात शेयर की ताकि वो अपनी साइड से कुछ करे। और ज़ेरी चित्राल के जो DC हैं उनका कहना है कि 4 फौजी शहीद, 7 फौजी ज़ख्मी, 12 दहशतगर्द हलाक और 40 दहशतगर्द ज़ख्मी हुए। तो बाकी मज़ीद तफसील बताने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम पेशावर से सहाफ़ी लिहाज अली। आज वो इन वाक़यात पर नज़र रखते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे। लिहाज, आप बताइएगा कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, ये मामला शुरू कब हुआ है चित्राल में, और फिर आगे आपके पास ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या आई? जी बिल्कुल, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, तकरीबन 2 दिन पहले चित्राल पुलिस और इसके अलावा चित्राल की ज़िला इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ट्रेड अलर्ट जारी हुआ कि बॉर्डर के उस पार, जिस तरह आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान की नूरिस्तान और कुन्नड़ का इलाका जो TTP और दाइश का एक बहुत बड़ा मरकज समझा जाता है, वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट हुई है। चित्राल, जिसे अगर हम देख सकते हैं 2006-07 से जब ये मिलिटेंसी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में शुरू हुई है, चित्राल को सिर्फ 1 या 2 मरतबा निशाना बनाया गया है, लेकिन अमूमी तौर पर चित्राल मलाकन डिवीजन के उस 11 अजला में सबसे पुरअमन जिला है जिसको न मिलिटेंट्स ने निशाना बनाया और न यहाँ पर दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया रिपोर्ट हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट थी उसके मुतालिक एक ट्रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और जिस तरह वसतुल्लाह खान साहब ने जिक्र किया कि बॉर्डर के उस पार बाकायदा तौर पर उनको बताया भी गया, जो उनकी मैनेजमेंट थी, कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आज सुबह सवेरे 2 जो वो रास्ते जो बम्बुरेत के करीब है, जिसको अमूमी तौर पर हमारे लोग कैलाश वैली के नाम से जानते हैं, उस जाने वाले रास्ते पर 2 चेक पोस्टों पर जो फ्रंटियर कोर, 2 किस्म के फ्रंटियर FCs हैं यहाँ पर। एक फ्रंटियर कोर है जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर को कवर करती है और एक यहाँ पर इंटरनल जो होती है फ्रंटियर कांस्टेबलरी है। लेकिन ये फ्रंटियर कोर के दस्ते, वहाँ पर 2 उनकी चेक पोस्ट थी, उनको निशाना बनाया गया और इन 2 चेक पोस्टों पर फायरिंग के तबादले में हमारे 4 जवान शहीद, 7 जख्मी हुई है। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा और इन 3 से 4 घंटे के फायरिंग के तबादले के दौरान जो ISPR की स्टेटमेंट है कि 12 वहाँ पर उनके दहशतगर्द जो मारे गए हैं और इसके अलावा 42 अफराद जो है उनके जख्मी भी हुए हैं। ये चित्राल का वाक़या है और चित्राल जैसे पुरअमन इलाके के मुतालिक आज सियासी जमातों ने सबसे ज्यादा सवाल उठाया है कि माजी में बाजौर, मोमंद और इन इलाकों को तो निशाना बनाता गया, लेकिन बदकिस्मती से चित्राल। अच्छा, लिहाजा आपने बार बार ये कह रहे हैं कि ये सबसे पुरअमन अफगान सरहद पे जो है पट्टी है,
तो आपके ख्याल में ये जो अब नया महाज खोलने की कोशिश की जा रही है टीटीपी से, तो उनका एक्चुअल टारगेट है क्या? बेसिकली इन रोड है या कुछ और है? बुनियादी तौर पर जो टेररिस्ट होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट की तलाश में होते हैं, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर पर हमारी फोर्सेस, वहाँ पर फेंसिंग भी काफी हद तक की गई है और वहाँ पर इजाफी दस्ते भी तैनात है। हमारे फोर्सेस को ये तो तवक्को खदशा था 2 दिनों से कि यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जिस तरह वजीरिस्तान में, जिस तरह बाजौर में, जिस तरह मुमन में इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं, चतराल की उनका ख्याल नहीं था कि यहाँ पे था। और हमेशा दहशतगर्द वो सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाकर फौज को और पाकिस्तानियों को डिमोरलाइज करना चाहती। यही वजह है कि इस इलाके को टारगेट किया गया। दूसरी बात वसीतुल्लाह खान साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जहां पर इस चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया है उसके थोड़े से फासले पर कैलाश वैली है, जो अपनी एक अलहदा तहजीब और अलहदा सकाफत रखती है। की वजह से उनको निशाना बनाने की बुनियादी मकसद यही था कि बैनुल-अक़वामी खबरों में जगह बना दी जाए। लिहाज साहब, ये अब जैसे आपने कहा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है अफगान तालिबान के साथ, अफगान हुकूमत जिसको अगर हम कहना चाहें, ये अफगान हुकूमत की बैकिंग या कोऑपरेशन के बगैर इस तरह की मूवमेंट हो सकती है, इस तरह के हमले हो सकते हैं आपकी नज़र में? सर, आपको खुद पता है कि यहाँ पर माजी में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतअद्दिद बार कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और ये बॉर्डर पर कोई एक वाक़या नहीं है। जो हमारी यहाँ पर फौजी दस्ते उनसे बात होती है तो कहते हैं कि हर महीने में तकरीबन 12 से 15 अटैक्स बॉर्डर पर होती है, लेकिन चतराल पर ये पहली दफ़ा हो रही है। और ये मैं दोबारा बता दूं कि अगर आपको माजी में इल्म हो, यहाँ पर जो APF के वाक़या पेश आया था, उनके जो तर्जुमान थे ये भी नूरिस्तान में ही मारे गए थे। इसके अलावा और जो तालिबान कमांडर थे वो भी नूरिस्तान का इलाका ही है, जो अमूमी तौर पर TTP का एक बहुत बड़ा मरकज है। और आपको ये भी इल्म होगा कि 30 जुलाई, अभी हालिया जुलाई जो बाजौर में अटैक हुआ उसमें भी जो हमलावर था उन्होंने नूरिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करके हुए यहीं पर आया था। तो वहाँ पर दाइश के मराकज़ भी है, वहाँ पर TTP के मराकज़ भी है और यही वजह है कि उन्होंने इस चतराल के इलाके को निशाना बनाकर एक तवज्जो बुनियादी तौर पर हासिल की है कि इस इलाके पर भी हम अटैक कर सकते हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन रेगुलरली जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल। तो लिहाज ये आज यौम दिफा के दिन हमारे मगरबी बॉर्डर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ, ज़रा जाते जाते ये बताते हैं कि ये तोरखम पे जो आज झड़प हुई है उसकी वजह क्या थी? उसमें फोर्सेस इन्वॉल्व हैं या उधर भी ये मुसल्लह ग्रोहों ने फायरिंग की है? नहीं, तोरखम बॉर्डर का मसला जो है वो थोड़ा सा अलहदा है। तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा तौर पर एक तहरीरी और इसके अलावा एक रिवायत मुआहदा है कि बॉर्डर न पाकिस्तान कोई चेक पोस्ट बनाएगा न ही अफगानिस्तान कोई चेक पोस्ट बनाएगा। हुआ ये है कि वहाँ पर जो ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ से पाकिस्तान का ट्रांजिट का सामान निकल के अफगानिस्तान में दाखिल होते एंड के करीब वो चेक पोस्ट तामीर करना चाह रहे थे। पाकिस्तानी हुक्काम ने उन्हें मना करने की कोशिश की कि यहाँ पर जो मुआहदा हुआ है या जो रिवायात है उनके तहत आप कोई भी चेक पोस्ट नहीं बना सकते। अफगान जो इस वक्त अफगान तालिबान है वहाँ के हुक्मरान, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारी सरजमीन है और ये हमारी मर्जी है कि हम जिस तरह चाहे। माजी के लोगों ने जो हम उसके पाबंद नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया। पहल जो हुई है वो अफगानिस्तान की साइड से हुई है। बदकिस्मती से वो एक सफारती लैंग्वेज या बॉर्डर पर जिस तरह इस्तेमाल की जाती है वो नहीं है। सिर्फ इस प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ कि 2021 में जब अफगान तालिबान आए हैं 11 मरतबा तोरखम बॉर्डर को नागजीर वजूहात की बिना पर बंद किया गया है, जिनमें से आज और बहुत शुक्रिया लिहाज, बहुत शुक्रिया लिहाज। तो आज फिर बॉर्डर बंद हो गया। एक स्टेट ऑफ एड वॉर है, ठीक है, और ये TTP के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेंगे। महीनों से यही बात हो रही है क्योंकि इनको खतरा है कि वो दाइश को ज्वाइन कर देंगे जो अफगान तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है। एक वजह ये है। दूसरी है कि इनको सिर्फ जंग के अलावा कुछ आता नहीं है, तो इनके लिए बड़ा आसान है कि इनको डायरेक्ट कर दें आप पाकिस्तान की तरफ। जहां तक अफगान हुकूमत, अगर हुकूमत कहें उनके है, तो आई एम सॉरी टू से ये सिर्फ बंदूक और गोली की ही जबान समझते हैं। यू विल हैव टू इन्फ्लिक्ट पेन किसी ना किसी तरह से, या तो फिर आप गंदुम बंद करें या तो फिर आप क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करें, और कोई तरीका नहीं उसमें है। भी बड़े मसाइल, उसमें भी बड़े मसाइल है सर, लेकिन इस ये जो स्टेटस को है ये आप सस्टेन नहीं कर सकते। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन ये जो है मुझे लगता है पार्टी शुरू हुई है इसलिए कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अब फिर इलेक्शन की फ़ज़ा बनेगी, तवज्जो बटेगी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की,
तो उस दौरान आप मज़ीद वारदातें देखेंगे। वैसे भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ एक NGO है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका ये कहना है कि अगस्त में अभी जो ख़त्म हुआ है, जितने दहशतगर्द हमले हुए हैं वो नवंबर 2015 के बाद से सबसे ज़्यादा हैं और तकरीबन 80% से ज़ायद इजाफा हुआ है पिछले साल के 6 महीने और इन साल के 6 महीनों का अगर देखा जाए। जी, तो फ़िलहाल हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ मईशत की बात करेंगे और जो रुपए की कदर बेहतर हो रही है उसकी वजूहात क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। लगता है बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछले 2 दिनों में सोने की कीमत में 16,800 रुपये फ़ी तोला की कमी हुई है। और ये कमी इसलिए हुई है कि जो डॉलर है उसके सरकारी रेट में भी पिछले 3 दिन में तकरीबन 20 रुपये की कमी हुई है। माफ़ कीजिएगा, मार्केट में जो रेट है उसके मुकाबले में। और इसके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ ने कराची और लाहौर में जो कारोबारी तबके से मुलाकात की और दो गुफ्तगू की और करेंसी स्मगलिंग पे क्रैक डाउन के इरादा ज़ाहिर किया, तो उसके बाद ये कमी सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेशावर जो है वो करेंसी की ग्रे मार्केट का बहुत बड़ा मरकज़ है जहाँ से करेंसी की स्मगलिंग होती है। तो वहाँ इत्तलात के मुताबिक 2 कंपनियों के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ। इसका नतीजा ग्रे मार्केट पे पड़ा और फिर ओपन मार्केट पे भी असर पड़ना ही था। फॉरेक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं मलिक बोस्तान। ऐसे मौक़ों पे हम उन्हें चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल, हमारे लिए तो आप प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन के अजीम रहनुमा हैं मलिक बोस्तान साहब। तो अक्सर हम आपको ज़हमत देते हैं इस मामले पे। ये बताइए कि ये जो फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं पिछले 48 घंटे में, ये कितने दिन तक जारी रह सकती हैं? इसलिए कि हर जो नई हुकूमत होती है, हर नए SHO की तरह शुरू में बहुत फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है। आपकी भी उम्र गुजर गई होगी, हमारी भी। ये बताइए। देखिए जी, इसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के जिसने ये डॉलर को इस वक्त पेशन गोइयाँ 400 की हो रही थी और गिर के आज अल्लाह का शुक्र है 310 पे आ गए, 330 से कम हो गए। तो ये सारा क्रेडिट चीफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर को जाता है, जिन्होंने ये सारी मेहनत की और अपना डंडा चलाया। और डंडे का ये नतीजा है कि जितने भी स्पेकुलेटर थे और ब्लैक मार्केट माफिया थी और हवाले वाले ऑपरेटर थे वो पकड़े भी गए और कुछ अंडरग्राउंड हो गए। तो ये पिछले हफ्ते ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये उनसे अपील की थी आर्मी चीफ से और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट के जितने भी हेड हैं। मैंने उन्हें बताया कि हमारे जो जितनी भी एक्सचेंज कंपनी बड़ी मार्केटें हैं मनी चेंजर की, वहाँ बाहर जो है ब्लैक मार्केट के लोग इतने दीदा दिलेर हो गए, आके खड़े हो जाते हैं और हमारे कस्टमर जो भी हमें करेंसियाँ देने आते हैं वो रास्ते में ही उनको वर्गला के अपने दफ्तरों में ले जाते हैं। उन्होंने कहते हैं आप हमारे से ज़्यादा रेट हम देते हैं, उनका रेट कम है, आप हमें दें। वो उठा वो कौन से ख़रीद लेते हैं। हमारी सप्लाई लाइन ही पिछले 2 महीने से उन्होंने काट के रख दी है और जिसकी वजह से आपने देखा इंटर बैंक का और प्री मार्केट का रेट 30 रुपये का फ़र्क हो गया था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इनके खिलाफ एक्शन किया। अगर इस तरह हमने ब्लैक मार्केट को इसी तरह रुपये को भी यारों मददगार छोड़ दिया, फिर अल्लाह पाकिस्तान का ले आपस है। तो ये मैं समझो चीफ साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने टास्क फोर्स बनाई। अच्छा मलिक साहब, वो सही है कि डंडा चलाया तो जाहिर है कि चीज़ें नीचे आ गई हैं। डंडा जिंदगी भर तो नहीं चलाया जा सकता, और क्या करना चाहिए? देखो मैं उसी तरफ आ रहा था। ये मैंने इसको परमानेंट बेस पे होना, ये कुत्ते की दुम वो दुम में इसको काटना पड़ेगा। ये जितने भी ब्लैक मार्केट वाले हैं या हवाला मार्केट वाले हैं या जितने भी सट्टेबाज हैं जो कि कभी चीनी में सट्टा करते हैं, कभी किसी चीज़ में सट्टा करते हैं, कभी गोल्ड में करते हैं, कभी डॉलर में करते हैं, तो इनका जो है पक्का बंदोबस्त होना चाहिए। 2 दिन के बाद फिर सो ना जाएँ, जागते रहें और पाकिस्तान की मैशत को और इनकी यरगमाली से बचाएँ। और मैंने देखा पिछले हफ्ते ही बिजनेस कौंसिल ने ये बड़े हेडलाइन छपी है कि 9,000 अरब रुपया बैंकों से बाहर पड़ा है माफिया के पास, और वो कभी सट्टेबाजी करते हैं। चीनी का आप देखो ना 23 लाख टन जो है चीनी पड़ी है स्टॉक में और 10 लाख टन अभी शामिल होनी है। उसके बावजूद भी मार्केट में शार्ट है और
लोग उसका रेट बढ़ाते बढ़ाते 200 से ऊपर ले गए। अच्छा, तो ये नहीं कि इनके खिलाफ मलिक साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे याद है कि जब ये डॉलर वाला सिलसिला पहले शुरू हुआ था, मेरे ख्याल साल डेढ़ पहले की बात है, तो आपको हमने दावत दी थी और आपने कहा था कि यार ये बहुत कुछ ना अफगानिस्तान भी स्मगल होता है। अच्छा, उस वक्त शायद आप पहले शख्स थे जिन्होंने ये बात की थी, बाद में ये फिर साबित भी हुआ। तो अभी अफगानिस्तान में भी तो डॉलर रेट थोड़ी सी कम आई है, तो क्या स्मगलिंग पर भी थोड़ा मतलब वो नेचुरल मार्केट फैक्टर्स की वजह से कम हुआ है, आपका ख्याल है, या इसके ऊपर भी कोई क्रैकडाउन हुआ है? जो क्रैकडाउन से जो हमारे पास लोग देने आ रहे थे, वो आज 2 दिन से देने आ रहे हैं, हमारे पास सप्लाई बढ़ गई और जिसका नतीजा ये निकला कि डॉलर का रेट का हमने इंटरबैंक में सेल करना शुरू कर दी, पब्लिक अब खरीदने नहीं आ रही और पब्लिक को बड़ी खुश है क्योंकि बड़ा महंगा बेचारे जिनका हेल्थ है, एजुकेशन है या उम्रा या ज़राअत पे जाना है, तो उनको अब सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इसको ब्लैक मार्केट को ख़त्म करने से ही पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा और डॉलर का रेट गिरेगा और इसको परमानेंट पे कोई हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि आर्मी जो है इसको बाकायदा वॉच करती रहे और कोई अपना जो अच्छा, बोस्तान साहब, ये जो जिस तरह आपने कहा कि ये आर्मी चीफ की इंटरवेंशन से ये हुआ है और क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि डंडा जो है वो कब तक काम करेगा। आज हमने देखा है कि स्टेट बैंक ने एक एलामिया जारी किया है पूरा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का और टाइटर रेगुलेशन का। ज़रा इस बारे में बताएं कि क्या ये लॉन्ग टर्म मसले का हल है? ये देखो सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है हमारे लोगों में कुछ लोग कारी भेड़े हैं, ब्लैक शीप हैं और उसमें बी कैटेगरी की ज़्यादा कंप्लेनें आ रही थी फ्रेंचाइजी की, क्योंकि किसी के वो बड़ी कंपनी तो सोच भी नहीं सकती कि वो गलत काम करे, कि उनका इतना बड़ा नेटवर्क होता है और 2-3 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है और हज़ारों ब्रांचें उनकी और बाहर की वर्कर बिजनेस के उनके एग्रीमेंट होते हैं, ज़रा भी उसमें ज़रा वायलेशन हो तो फ़ौरन लाइसेंस कैंसिल करते हैं वर्कर बिजनेस का। तो वो तो करती नहीं बी वाले, क्योंकि इंडिविजुअल होते हैं, तो अब उन्होंने उसको लिए अच्छा इकदाम उठाया कि उन्होंने उसके ऊपर 50 करोड़ की जो है वो कैपिटल की लिमिट की और बोला आप उसमें मर्ज हो जाए, मर्ज नहीं होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली 3 महीने के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। फ्रेंचाइजी को भी यही कहा है, या तो अपने मर्ज कर लें अपनी फ्रेंचाइजर के साथ या फिर उसको सेल कर दें, जो भी आपको बेहतर समझे। उन्होंने टाइम लाइन दी है 3 महीने का, 1 महीने में अब जिसकी एप्लीकेशन नहीं आएगी। तो ये देखो हमारे भी पहले 41 बैंक थे और सिमट के अब जो है मर्ज हो गए 31 रह गए और इसी तरह दुबई में आप देखें 170 एक्सचेंज कंपनी से जो कम होकर 65 रह गई है। तो पूरी दुनिया में ये अब जब से AML की लॉ सख्त हुए और उसके के बाद जो बड़ा कैपिटल जो कंपनियां मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रेगुलेशन सख्त की जा रही है स्टेट बैंक की तरफ से, क्या इससे उम्मीद हो सकती है कि ये लॉन्ग टर्म ये जो पूरा गड़बड़ घोटाला है करेंसी एक्सचेंज का मार्केट का, कि इसको रेगुलेट करने में, ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद मिलेगी? किसी का पैसा लगा होगा उसको फिर प्लेंटी का भी खौफ होता है, जिसका पहले इनका सिर्फ 2.5 करोड़ का कैपिटल था, 50 करोड़ कैपिटल होगा और फिर आप ब्रांचें भी बनाएंगे तो आप उसको बड़े सोच समझ के अपने अप्लाई करेंगे, फिर कंप्लाइंस भी करेंगे तो आपको सर्वाइव करेंगे, वरना आपको ऑटोमेटिकली प्लेंटी के लगा के आपको बंद करने पर मजबूर कर देंगे। तो ये रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है और मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला था वो बिजली के बाद डॉलर का था और डॉलर का जो है डॉलराइजेशन की तरफ लोग जा रहे थे और ये पाकिस्तानी कौम जी जो है ना, आप देखें हमारे ये बड़ी दो कामचोर इतने हम खुद भी और हमारे आगे एम्प्लॉइयों को भी यही हाल है और हम चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो वो यही बिजनेस था। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लो, उसका बेड़ा गर्क कर दिया स्पेकुलेटर ने, उनके बेचारों के पैसे मिट्टी में मिला दिए। उसके बाद डॉलर था, सोना था और उसका भी यही हाल होना था अगर इसी तरह इंटरवीन नहीं किया गया और उनको 2 दिन के बाद दोबारा छोड़ गया तो ये तो दोबारा फिर वही हरकत करेंगे। तो इसको परमानेंट, और मैं समझता हूँ इस वक्त डिजिटलाइज दौर है और हुकूमत को चाहिए, मैंने रिक्वेस्ट भी कई बार की है कि इसको 5000 के नोट को ख़त्म करें, इसको वापस ना आने दें मार्केट में, 1000 के 500 के नोट रखें ताकि डिजिटलाइज में जाए। देखो चाइना गया डिजिटलाइज हुआ कितने तरक्की का, उसके बाद इंडिया ने कॉपी की, वो आज कहाँ पहुँच गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1960 में पाकिस्तान की पूरी खत्ते को एशिया में लीड कर रहा था और 1980 की मैं बताऊँ ये खुद पार्लियामेंट जो चाइना का वक्त था उन्होंने कहा कि हमें तो फिजिबिलिटी तक बनानी नहीं आती, हमने पाकिस्तान से सीखी और सेंट्रल बैंक चाइना को पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने ट्रेनिंग दी है। तो ये हमारा एक वक्त और आज मलिक साहब शुक्रिया। 5000 रुपए की डीमोनेटाइजेशन के बारे में लोग काफी बातें कर रहे हैं,
देखिए मलिक साहब के पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कहा मेरी अपील पे ये सब हुआ है, तो अगर उससे फर्क पड़ा है तो और भी आइडियाज। इंटरेस्टिंग एक आखिरी बात है, उसमें ये भी बताता चाहूँ कि जो जफर पराचा साहब हैं जनरल, वो है जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का, उन्होंने स्टेट बैंक को एक खत लिखा है कि यार एक बंदा पहुंच गया है पुलिस वाला मेरे गुजरांवाला वाली ब्रांच पे सफेद सलवार कमीज में, और कहा कि मुझे ड्यूटी लगाई है कि यार जो भी आपका बंदा आ जाएगा ना यहाँ से जितने डॉलर खरीदेगा मैं नोट करूंगा, और मेरे पास अथॉरिटी लेटर है एसपी का। तो ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स। जो डंडा घुमाने की बात हो रही है वो ये वही है। देखो इसकी अपनी शक्ल ऑन द ग्राउंड ग्रास रूट्स लेवल पर जो पैराडाइम शिफ्ट होती है डंडे की वो यूं सस्टेनेबिलिटी का सारा सवाल सस्टेनेबिलिटी का होता है वसत भाई, आपको पता बिल्कुल, वरना तो क्लस्टराइजेशन में जो है आपको बस थोड़ा हम ये ब्रेक में गुफ्तगू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो अपनी प्यारी कौमी एयरलाइन PIA के बारे में थोड़ी बात करेंगे। पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी चैलेंजेस हैं उसमें बार बार उनके हल की जब बात होती है तो नाम आता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, जिनको SOEs कहा जाता है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। ये वो इदारा है जो बरसों से खसारे में चल रहा है, अरबों रुपए जो है वो हुकूमत देती है उसको सिर्फ चलाने के लिए। हालिया बरसों में हमने देखा है कि बतदरीज PIA का हशर नशर होता गया है, उसके एयरक्राफ्ट्स की हालत ख़राब है, उसकी मैनेजमेंट पर सवालिया निशान है। इस इदारे में मुलाजमीन की जो भर्तियां हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हुई जैसे भी हुई, वो कहीं ज़्यादा हैं। अभी ताज़ा एक आर्टिकल लिखा है डॉक्टर अक़दस अफजल ने PIA की हालत पे, जिसमें उन्होंने कैलकुलेट किया है कि जो एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट रेशो होता है किसी भी एयरलाइन का, वो PIA का है 260, और इन्होंने फिर इसको कंपेयर किया विद टर्किश एयरलाइन जिसका है 93 माशाल्लाह। तो इससे एक तकाबली जायजे से आपको अंदाजा होता है कि आपके जहाज, लेकिन पता ये थोड़ा सा ना ये जो रेशो है ये थोड़ा सा इसलिए मुझे डॉजी लगता है कि अब PIA के पास है 42-44 तैयारे, तो उस पर जाहिर है बाकी मुलाजमीन तकसीम हो जाएंगे। टर्किश एयरलाइन जो है वो 120 डेस्टिनेशंस पे ले जा रही है, तो उसके उस तरह से रेशो तकसीम हो जाएंगे। एमिरेट्स के साथ भी यही सवाल ये है कि अगर आपके पास जहाज कम है, अगर आपके पास जहाज कम है, आपके रूट कम है, तो मुलाजमीन इतने ज्यादा क्यों हैं? दैट्स द पॉइंट दैट पीपल हैव ट्राइड टू मेक। देखिए लॉस तो अपनी जगह आपके सामने ही है ना, हाउएवर यू वांट टू ब्रेक इट। तो आपको पता है कि माजी में भी जब कोशिशें हुई हैं PIA को प्राइवेटाइज करने की, और जो आखिरी बड़ी कोशिश मुझे याद है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब वो बहुत सीरियसली सागदार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे। ज़ुबैर अहमद साहब उस वक्त शायद उसके प्राइवेटाइजेशन कमीशन के वजीर भी थे। उस वक्त PTI ने उसकी मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की, धरने लगाए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग हुई, लोगों की जान भी गई और फिर हुकूमत पीछे हट गई। उस वक्त मुझे याद है कि जब हम यूनियंस वगैरह से बात करते थे तो वो कहते थे कि जी हमें तो खामखा बदनाम है, हम के ओवर स्टाफिंग है। असल में अगर आप देखें कि मैनेजमेंट लेवल पर कितनी मिसमैनेजमेंट रही है, किस तरह से गड़बड़ घोटाले रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि PIA की कोई इस नहज पे पहुंचाने वाले हम नहीं बल्कि इंतजामिया है। ठीक है, वो बैक एंड फोर्थ एक चलता रहता है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि आपकी नेशनल एयरलाइन, वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा किया किसी जमाने में बेहतरीन एयरलाइन, वो एयरलाइन जिसने सबसे पहले चाइना में 1964 में परवाज शुरू की थी, एक ज़बरदस्त लेगेसी वाला इदारा जिसको आपने मुख्तलिफ हुकूमतों ने सबने हिस्सा डाला, चाहे वो फ़ौजी हों या सियासी हों, आहिस्ता आहिस्ता आपने इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है कि कल जब हम बैठे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में और वहाँ पे जो हमारी गुफ्तगू हुई तो काफ़ी एक वाज़े इशारा मिला हमें कि ये निगरान हुकूमत सीरियसली इस पे आगे बढ़ रही है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का आपको पता है कि हाल में ही जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने एक कहा है कि आप एक प्लान सबमिट करें, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल को कहा है कि आप प्लान सबमिट करें कि PIA की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग एम ही तो आप नहीं करते ना, किसी मकसद से लिए करते हैं। अच्छा, मेरी आज दो लोगों से बात हुई, डॉक्टर अक़दस से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि PIA उस नहज पे आ चुका है कि अब रीस्ट्रक्चरिंग से मसला हल नहीं होगा। आपने एक बहुत ही मैसिव और इंस्टेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, तभी जाके मसला हल होगा। और दूसरी मेरी बात हुई असद अली शाह साहब से, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं लंबा अरसा।
पाकिस्तान की जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं उन पर नज़र रखते हैं, प्राइवेटाइजेशन के ज़बरदस्त हामी हैं, इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। असद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगर पहले वाजे कर लें कि हमारे यहाँ जब जब एफर्ट हुआ है PIA को प्राइवेटाइज करने का, मेरा ख्याल है जब पिछली बार हुआ तो आप उसमें इन्वॉल्व थे। ये बताएं कि इस दफ़ा आपको क्या हालात साजगार नज़र आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसको उस तरफ ले जाने में कामयाब होगी? देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से मैं कोई 80 से लेकर किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड आई मीन एज ऑडिटर्स और एडवाइज़र, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो लास्ट अटेम्प्ट था इसको प्राइवेटाइज करने का ड्यूरिंग द PMLN गवर्नमेंट, आई थिंक फ्रॉम 2013 to 15, तो we were I was part of the consortium, और वो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त फिर वो पॉलिटिकल विल इतनी नहीं थी और अपोजिशन के प्रेशर में आके उन्होंने अबैंडन कर दिया इसके प्रोग्राम को। और उसका तरीका यही था कि PIA के पास जो है अभी भी जहाज़ भी हैं और रूट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, और तो कुछ एसेट्स हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ उस वक्त भी बहुत थी। अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अभी जो अकाउंट्स आए हैं PIA के, तो पिछले 6 महीने का सिर्फ लॉस जो है वो तकरीबन 60 अरब रुपए का है इनका जून तक का। और उस आगे आपको पता है कि उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक्सचेंज लॉसेस और बढ़ गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस साल इनका खसारा जो है वो 130 अरब रुपए होगा और तकरीबन अक्यूमुलेटेड लॉसेस 800 अरब रुपए हो गए हैं। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि इसको खरीदेगा कौन, प्राइवेटाइज जो है, क्योंकि इस कंडीशन में और ये जो देखें इसको मतलब अभी भी करना ये चाहिए कि इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो, क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज करती रही है, अब जो भी है वो इनकर हो गई है, लाइबिलिटीज़ हो गई हैं, वो गवर्नमेंट उसको सेपरेट कर ले और बाकी एसेट्स जो हैं उसको एक क्विक मतलब रिव्यू करके कोई इंगेज कर लें किसी कंसल्टेंट को, तो ये प्राइवेटाइज हो सकती है फिर उस तरह से। और नहीं तो कम से कम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, प्राइवेट मैनेजमेंट में दे दें। बिकॉज एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, देखें जो SOEs नहीं चलती पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ में, बहुत सारे लॉसेस इसलिए भी होते हैं कि वहाँ पर जो उनके बोर्ड्स होते हैं, जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, वो उनके कोई स्टेक्स नहीं होते। अब 60 अरब रुपए अगर मुझे आप बताएं आपका कोई 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए या किसी प्राइवेट सेक्टर में कंटिन्यूसली 2-4 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए तो बंद कर देगा बिजनेस या बेच देगा। ये कोई सरकार में मतलब अनलिमिटेड खजाना तो नहीं है ना, अभी लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप ये सोचें ये 800 अरब रुपए अगर आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट में लगा देते और तो ये पाकिस्तान कहाँ चला जाता, और इसी तरीके के लॉसेस बाकी SOEs में। तो ये बताएं आपने जैसे पहले कहा कि पिछली दफा अटेम्प्ट इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट आ गए, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। इस दफा इंटरिम गवर्नमेंट है और हमें ये भी एक तासुर मिल रहा है कि रियासती सतह पे भी एक है विल है कि जी इस दफा करना है। तो अगर वो रुकावट ना हो, मीनिंग के पॉलिटिकल पार्टीज ना आए सड़कों पे, तो इस वक्त आपको हालात साजगार नजर आ रहे हैं कि दे कैन गो अहेड विद इट? हालात कभी भी साजगार नहीं होंगे। ये कि जो चीज करनी है और इन्होंने थोड़े से स्टेप्स ले भी लिए, ठीक है, इनका मेन काम इलेक्शन कराना है, दे आर इन इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन अगर एक चीज जो है ब्लीड कर रही है तो उसमें स्टार्ट तो कर दें उसको, प्रोसेस को। हो सकता है ये अपने इनिशिएट कर दें, प्रोसेस स्टार्ट कर दें और कंक्लूजन हो सकता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट में हो। तो मेरे ख्याल में ये थिंकिंग अच्छी है। ये प्राइवेटाइजेशन के जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो उसको हमें इस वजह से नहीं रोकने चाहिए चीजें कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि इस तरह से
जो कीमती वक्त है वो मुल्क का और अवाम का ज़ाय होता है। और आप देखें जो पैसों से भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम है। आप अगर पैसे आप इसी बात पे हमें थोड़ा सा एक ब्रेक लें। आपने वक्त की बात की, हम फौरन वापस आते हैं और आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। पीआईए की निजगारी कितनी प्रैक्टिकल है, क्या ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी? इस सफ़ेद हाथी का जो है वो माजी में भी इसको ब्राउन करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसमें जो है वो तो सफ़ेद हाथी जो है ना, आई मीन इसमें थोड़ा सा रेलेवेंट बनता है। सॉरी मैं ये बिल्कुल ही थोड़ा सा साइड पे जा रहा हूँ। ये कहानी पता है कहाँ से आती है? अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको। सयाम में हाथी एक बहुत एक मतलब उसको एक बड़ा एक रिस्पेक्टफुल और ऑलमोस्ट रिलीजियस स्टेटस मिलता है। और जो सबसे जो रेयर हाथी होता है वो होता है सफेद हाथी। तो अच्छा, अब हाथी को पालना भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़े पैसे लगते हैं। और क्या होता था कि जैसे अगर मैं सयाम का बादशाह हूँ, थाईलैंड का बादशाह हूँ, ठीक है, आपको मैं चाहता हूँ कि आपको मैं तबाह करूँ, तो मैं आपको 3-4 सफेद हाथी गिफ्ट में तोहफे में दे दूंगा। आप बर्बाद हो जाएंगे। आप आगे बेच नहीं सकते पालने के चक्कर में। आप आगे और उसे जिंदा रखना है, बादशाह का जिंदा रखना हमारे लिए पीआईए सफेद हाथी। अच्छा, असद अली शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि पीआईए के जो मजमूई लॉसेस हैं अब तक वो 800 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। और फिर आपने कहा कि फिर इस लायबिलिटी के साथ खरीदेगा कौन दुनिया में इस हाथी को? तो कुछ मिसालें मेरे जहन में आ रही थी कि इससे भी बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो टोकन मनी पे बेच दिए गए, यानी $1 पे अरबों रुपए की एंटिटी बेच दी गई, या कोई पुराने बैंक्स वगैरह बेच दिए गए। इस तरह के हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो अगर $1 के अवज किसी पार्टी से कहा जाए कि भैया 800 अरब रुपए के जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो भी ले लो, हम तुमसे सिर्फ एक रुपया लेंगे, कोई तैयार हो जाएगा? नहीं, देखें इसमें जो एसेट्स की वैल्यू है उससे लायबिलिटीज ज्यादा है ना। नेट इक्विटी जो है ना वो इसकी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसमें एसेट कम है। तो इस तरह से तो कोई भी नहीं लेगा। कोई ऐसी चीज ले लें मतलब इस तरह से तो उसका फाइनेंशियल ज्यादा आ जाएगी कि आप उसको टर्न अराउंड नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। नहीं तो इसको मतलब अब ये शायद एक 3 टुकड़ों में बेच दें सवाल है, बहुत एमेचर किस्म का सवाल है। अगर हिस्से बना दें, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा है कि कभी-कभी लार्ज कॉर्पोरेशंस में दे ब्रेक देम अप, राइट, दे ब्रेक देम अप। ऐसे ही कोई तरीका हो सकता है? आपको जी वो मैंने आपको बताया ना कि उसका प्लान यही था उस टाइम भी और अभी भी यही हो सकता है कि यू सेपरेट ब्रेक इट इन द गुड पीआईए एंड द बैड पीआईए। बेसिकली बैड पीआईए मींस दो चीजें हैं, एक में लोग बहुत ज्यादा हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि सरकार में जो लोग होते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होते, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो लोग जो हैं वो सेपरेट करने पड़ेंगे आपको। जो बायर है वो इन लोगों को लेके क्या करेगा? दूसरी उसकी लायबिलिटीज जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने नुकसान किया है, वो कम से कम देखें अगर आप उसको लायबिलिटीज लेके और एसेट्स आप मुफ्त में भी कह रहा हूँ दे दें और ये कोई चले तो फ्यूचर आप 100 रुपए नुकसान कर रहे हैं वो तो आपका बच जाएगा। ये आपको कभी कभी अच्छा वर्कर्स लेवल पे रेजिस्टेंस तो आएगी और वर्कर्स भी हजारों हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? गोल्डन हैंडशेक लास्ट टाइम इसमें प्रोटेस्ट हुई थी और लोगों की डेथ भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये आपको ओवरऑल पब्लिक होता है। आप कट रही है। हम देखते हैं, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि बात समझ में आए। अल्टीमेटली दो ही चीजें आती है ना, एक तो जो जिसकी तरफ आपका इशारा था, आपका भी इशारा था और साहब खुद बोल रहे थे, वर्कर्स की रेजिस्टेंस, और फिर जब वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैच ऑन करती है ना, तो वो तो हमने देखा है। अच्छा, इस वक्त जो काम
जो चल रहा है, अब कल ही हमारी निगरान वज़ीर आज़म साहब से गुफ्तगू हो रही थी और यही हमने सवाल पूछा कि यार देखें आप सही है, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि यार इलेक्शन कराने हैं फरवरी मार्च में और फिर हम चले जाएंगे, जाहिर है ये दोबारा तो नहीं आएंगे ना यार। लेकिन जो आपकी जो मनसूबाबंदी लग रही है वो बड़ी लॉन्ग टर्म लग रही है। तो अब सवाल ये बनता है कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, तो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर भी कितना प्रेशर होगा कि जी जिस सिमत में हम चलना, हमने आपको चलाया है, आप उसमें चलते रहे, एटलीस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, जैसे कि पीआईए के प्राइवेटाइजेशन हो जाए, मैं आपको या डिस्कोस की बताऊं जी, ये जहन में रखें कि जब ये इस हुकूमत को इजाफी इख्तियारात दिए गए थे, उसके पीछे यही था मकसद। इसहाक डार साहब ने मिसाल ये दी थी पीआईए की कि देखें उसके हम रूट्स जो है बहाल करना चाह रहे हैं। यूके वाले, जो कि वो गुलाम सरवर साहब जो वजीर थे पीटीआई के दौर में, उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद वो रूट्स बंद हुए थे। उन्होंने कहा वो हम बहाल करना चाहते हैं, उसके लिए इस गवर्नमेंट को इख्तियारात चाहिए कि वो साइनिंग शाइनिंग होगी, इसीलिए हम ये इख्तियारात दे रहे हैं। एंड आई थिंक ये जो प्राइवेटाइजेशन है पीआईए की, ये नून के अग्रीमेंट से हो रही है। वो भी ये चाहते हैं, हाँ वो भी चाहते हैं कि जी कि ये इंटर्म गवर्नमेंट शुरू कर दे, ताकि फिर जो हमारे आते आते जो है फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यार अब इसको रैप अप ही करना है ना, तो अब हम आके कर लेते हैं। तो उस हद तक तो मुझे ये लगता है कि ये वैलिड पॉइंट। गुलाम सरवर की बात की तो अब मतलब क्योंकि इतना कुछ हुआ है, याद नहीं रहता बंदे को, अब वो कहाँ है वो, मतलब उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी मेरा ख्याल की थी प्रेस, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है की थी उन्होंने भी 9 मई के वाकयात की। वैसे यार वो भी क्या पीस था, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो मैं बात करना चाह रहा था लेकिन हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, जो आपने सवाल किया कि पोटेंशियल बायर कौन होगा। सो मेरा सेंस ये है कि इन्होंने भी पहले ये कहा था कि देखें हमारा जो सबसे प्रॉफिटेबल रूट है वो मिडल ईस्ट है, हमारे मजदूर आते हैं, तारकीन वतन आते हैं, और पिछली बार वो तो ऑलरेडी आपसे छिन चुका है। मिडल ईस्ट की जो पार्टियां हैं दे विल बी इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि मुल्क के अंदर कंसोर्शियम, दूसरा ये कि मिडल ईस्ट की जो पार्टियां हैं उनको ये समझ में आएगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं they might be interested। वैसे पता है मैं बात बताऊं आपको, लेकिन फिर वो कंसोर्शियम ही खरीद पाएगा। फाइनली मैं वैसे एक चीज कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि थोड़ी सी इमोशनल बात है, लेकिन दुख होता है मुझे, दुख होता है क्योंकि यार मतलब बचपन से पीआईए में ये हमारा फ्लैगशिप था, हमारी प्राइड था, हमारी पहचान। और देखिए मैं अभी भी यार जब मैं ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनली, मैं कभी कभी पीआईए को लेता हूँ क्योंकि उनकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है, बंदा आसानी से पहुंच जाता है। यार वो जो अपनापन, मैंने जो अब नो के लोग 1000 गालियां भी देंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, माना हुआ होगा, है तो अपनी नहीं यार, आई ऑलवेज हैड अ गुड टाइम, और मुझे हमेशा उनका खाना अभी तक पसंद है, जैसी भी एयरलाइन रही है, इट्स ऑलवेज इट विल हर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और जाहिर है आई टोटली एग्री कि आपको दिल से रंज होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माली हालात जो है ना, जेब में कितना पैसा है, खर्चा ले सकते हो नहीं, यहाँ से काम करना है अपने, दैट विल डिटरमिन। तो खैर हम पीआईए पे, प्राइवेटाइजेशन पे आइंदा भी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल हमारा वक्त खत्म हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बखैर।